हाँ तो प्यारे दोस्तों, जीतूंगा मैं, खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी और VTS ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज के ये वीडियो दोस्तों 10th क्लास के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और दोस्तों आज का इस वीडियो को स्किप करके जाने का कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको 12 फरवरी सोशल साइंस का पेपर में धमाका मचाना है तो। और दोस्तों वीडियो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग 12 फरवरी यानी कि दोस्तों सोशल साइंस का वायरल पेपर को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके 12 फरवरी को एग्जाम में सीधा देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों आप वीडियो देखने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका जो एग्जाम 12 फरवरी को होने वाला है 2024, उस दिन दोस्तों आपका सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है। और दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी यहाँ बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ पंजीयन संख्या भर लीजिएगा, यानी कि दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर भर लीजिएगा। फिर पंजीयन वर्ष, आपका जो पंजीयन वर्ष है वो लिख लीजिएगा। पंजीयन वर्ष आपका 2023 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ लिख लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे अपना रोल कोड भर लीजिएगा, जो आपका स्कूल का रोल कोड जो है वो भर लीजिएगा। फिर आप यहाँ रोल नंबर भर लीजिएगा, लिपि भर लीजिएगा। फिर यहाँ पे डेट लिख लीजिएगा 12 फरवरी 2024। तो आपका एग्ज़ाम जो होगा फर्स्ट सेटिंग में होगा 12 फरवरी को। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल जो आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 से जो 30 नंबर तक का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, यानी कि दोस्तों MCQ प्रश्न आपका रहेगा 1 से 30 नंबर तक का। और दोस्तों इस 31 नंबर क्वेश्चन से आपका 52 तक आपका सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 31 नंबर से 50 तक हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आप वीडियो देखने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दे। आपको दोस्तों एग्जाम में 8 प्रश्न दिया हुआ रहेगा आपका एग्जाम में, जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहेगा। ये दोस्तों आपका एक प्रश्न 2 नंबर के लिए रहेगा। तो देखिए आपका पहला प्रश्न यानी कि दोस्तों 31 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं। सार्वजनिक यानी कि दोस्तों सबके लिए, क्षेत्रक यानी कि दोस्तों अधिकार। तो सबके लिए क्या अधिकार है उसे यहाँ बताना है। तो उत्तर देखिए क्या कहता है। यह ऐसा क्षेत्र जो सरकार के अधिकार में आता है। तो कैसा क्षेत्र है दोस्तों, जो कि सरकार के अधिकार में आता है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे दोस्तों पोस्ट ऑफिस, ये सरकार के अधिकार में आता है। सरकारी विद्यालय, ये भी आपका सरकार के अधिकार में ही आता है। तो चलिए आप लोग अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। वस्तु विनिमय मतलब दोस्तों पहले जो था आपका मुद्रा नहीं था। देखिए मुद्रा यानी कि दोस्तों पैसा। तो पहले के ज़माने में दोस्तों पैसा नहीं था, तो वस्तु के बदले आपको वस्तु देना होता था, तभी आपको कोई सामान दिया जाता था। जैसे कि दोस्तों आपको गेहूं अगर लेना है तो उसे आपको चावल देना पड़ेगा। दोस्तों आपको गेहूं लेना है तो उससे आपको चावल देना पड़ेगा, तभी आपको गेहूं मिलेगा। दोस्तों वस्तु के बदले वस्तु देना होता था, उसे क्या कहते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो देखिए दोस्तों यहाँ उत्तर किस तरह से लिखना है आपको। वह प्रणाली जिसमें मुद्रा का उपयोग
किए बिना लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तु के विनिमय के माध्यम से करते हैं। दोस्तों, आपको वह प्रणाली जो कि आपको बिना मुद्रा यानी कि बिना पैसा का उपयोग किए हुए ही आप वस्तुओं का विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु देकर आप वह अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। चलिए, बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपका 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कॉर्न लॉ क्या है? इसे क्यों समाप्त किया गया? इसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए? तो कॉर्न लॉ क्या है दोस्तों? कॉर्न लॉ किसे कॉर्न कॉर्न दोस्तों आपका किसे कहते हैं? मक्का। दोस्तों मक्का, जो कि जिसे हम लोग साथ में कहते हैं मकई। तो एक कॉर्न लॉ जो है इसे समाप्त क्यों किया गया, इसका क्या परिणाम हुए, यहाँ पूछा गया। तो देखिए दोस्तों, आपका उत्तर क्या कहता है? ब्रिटेन में मक्का के आयात पर रोक लगा दिया गया था। क्या लगा दिया था दोस्तों? रोक लगा दिया था। इसे ही कॉर्न लॉ कहा जाता है। इस कॉर्न लॉ के कारण ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों के दाम बहुत बढ़ गए थे। कॉर्न लॉ यानी कि दोस्तों खाद्य पदार्थ जो खाने के चीजें थे उसमें बहुत ही ज्यादा जो है दाम बढ़ गई थी। लोग नाराज हो गए थे। तो लोग क्या हो गए थे दोस्तों? लोग नाराज हो गए थे, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया। किसे दोस्तों? कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया गया। इसके समाप्ति से खाद्य कीमतों दामों में गिरावट आ गई। जब कॉर्न लॉ की समाप्त हो गई दोस्तों, तो खाद्य पदार्थों जो थे उनके दामों में गिरावट आ गई। जब कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया गया तब तो उससे जो खाद्य पदार्थ खाने का जो चीजें थे उनमें उन कीमतों में दामों में गिरावट आ गई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपका 34 नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला क्यों किए? तो ये स्पिनिंग जेनी एक सूती वस्त्र काटने वाला एक मशीन है दोस्तों। तो ब्रिटेन की महिला कामगारों ने जो थी काम करते थे वो स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला क्यों किया? तो देखिए क्यों किया दोस्तों, यहाँ उत्तर क्या कहता है? बेरोजगारी के भय से महिलाएं ने प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे। स्पिनिंग जेनी के आने से उन्हें अपना रोजगार छीन जाने का भय सता रहा था। तो स्पिनिंग जेनी जो था दोस्तों एक मशीन था। तो वो मशीन आने की जगह जो महिलाओं जो थी वो अपना काम करती थी। तो स्पिनिंग जेनी आने से उनको भय होने लगा कि ये अब जो महिलाएं जो काम कर रही थी ये अब उनके जगह पे ये स्पिनिंग जेनी जो मशीन है वो काम करेगा। तो जो महिलाओं जो थी उनका तो उनको अब बेरोजगार होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो महिलाएं जो काम करती हैं उनका काम तो अब ये स्पिनिंग जेनी करेगा, तो उनका तो काम छीन लिया जाएगा। तो एकदम उनका जाहिर सी बात है कि वो बेरोजगार होंगे। तो इसलिए ब्रिटेन की महिलाओं कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला करने किए। तो देखिए आगे क्या कहता है? इसलिए ब्रिटेन की महिलाओं कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। तो चलिए आप लोग अच्छे तरह से इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों 35 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है? दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? किसमें दोस्तों? दबाव समूह और यहाँ राजनीतिक दल में अंतर पूछा गया है। तो देखिए उत्तर क्या कहता है? दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता है, जबकि राजनीतिक दलों का लक्ष्य
सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करके सरकार बनाना या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना होता है। तो चलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो सत्ता का साझेदारी जो है उनका विभिन्न रूपों में आपको वर्णन करना है। तो देखिए उत्तर है क्या कहता है आपका, सत्ता में साझेदारी विभिन्न रूपों में होती है, जैसे सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा आदि। तो चलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसको आप लोग नंबर देकर लिखिएगा, पॉइंट वाइज ऐसा नंबर देकर लिखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 37 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखो जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पूछा गया है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है, जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ उत्तर आपका क्या कहता है, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाई जाते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतुओं में इसी अंतर को जैव विविधता कहते हैं। वनों को जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र कहा जाता है। किससे दोस्तों, वनों को जो है जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों 38 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। किससे दोस्तों, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए उत्तर आपका क्या है, उदारीकरण का अर्थ ऐसा नियंत्रण में ढील देना या उसे हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। तो किससे दोस्तों, आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास को क्या मिले, बढ़ावा मिले, उसे क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों हम लोग किस तरह से जो आपका अति लघु प्रश्न जो था 8 क्वेश्चन उसे हम लोग सॉल्व किए, लेकिन आपको उसमें 6 प्रश्न को ही हल करना है एग्जाम में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि आपको किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देना है। उसमें भी दोस्तों आपको 8 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन को हल करना है। और वो दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपका एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। दोस्तों आपको 3 दे दिया जाएगा और उसमें से आपको किन्हीं 2 का टिप्पणी लिखना रहेगा। तो देखिए यहाँ क्या, पहला का हम लोग देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था आपका, तो ये दोस्तों आपका कब हुआ था, चलिए तो आपका ये जो हुआ था इतना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों आपका 13 अप्रैल आपका 1919 में हुआ था। तो देखिए आपका हम लोग आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीका से इकट्ठी हुई थी तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोली चलवा दी थी, जिसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे लोग मारे गए थे। जो निर्दोष नहीं थे तो वो भी मारे गए थे इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला हम लोग देख लिए, अब हम लोग दूसरा टिप्पणी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ रोलेट एक्ट, दूसरा रोलेट एक्ट का यहाँ टिप्पणी लिखना है। देखिए क्या कहता है, रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए लाया गया एक ऐसा कानून था जिसके आधार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकता था। दोस्तों बिना मुकदमा चलाए जेल में आपको बंद रख सकता था। उसे क्या कहते हैं, रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा यह राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया था। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। तो देखिए आपका 3 नंबर में क्या कहता है, चौरी चौरा हत्याकांड असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह ले में हिंसक घटना घटित हुई, जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें आपका 22 पुलिस कर्मी जलकर मर गए। इस घटना को चौरी चौरा नामक हत्याकांड से जाना जाता है। कितना पुलिसकर्मी दोस्तों, 22 पुलिस कर्मी जो थे वो जलकर मर गए थे।
और दोस्तों आपका चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था आपका, वो आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो दोस्तों 4 फरवरी 1922। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 40 नंबर, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। तो महामंदी के कारणों को व्याख्या करना है। तो देखिए उत्तर क्या कहता है आपका, महामंदी ने भारतीय व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया था। क्या दोस्तों, महामंदी ने, महामंदी मतलब जैसे कि एक इस टाइम आया हुआ था आपका लॉकडाउन, उस लॉकडाउन में जो आया था का कोरोना जो आया था वो एक महामंदी था, उसी टाइप का एक महामंदी आया था। तो महामंदी के कारणों की यहाँ व्याख्या करना है। तो महामंदी ने भारतीय व्यापार को बुरी तरह से क्या कर दिया था, प्रभावित किया था। 1928 और 1934 के मध्य भारतीय निर्यात और आयात लगभग आधे रह गए थे। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरने से भारत में कीमतें गिर गई। इस अवधि में गेहूं की कीमतें भारत में 50% गिर गई थी। तो भारत में दोस्तों आपका जो है 50% गेहूं की कीमतें गिर गई थी। महामंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब किसानों पर पड़ा था। तो सबसे ज्यादा दोस्तों गरीब किसान जो थे उनके पर यह प्रभाव पड़ा था। कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने के बावजूद किसानों को करों में कोई राहत नहीं मिला था। जो कर देना पड़ता था दोस्तों किसानों को, उनमें कोई राहत नहीं दिया गया था। जो कर देना था उनको देना ही था, उसमें कोई कमी नहीं हुई। तो जितना था उतना देना ही पड़ा। देखिए आगे क्या कहता है, उनकी ऋणग्रस्तता बढ़ गई, उन्हें अपनी जमीन बेचनी या गिरवी रखनी पड़ी। तो उनका जो जमीन था दोस्तों उनका, उसे अपना जमीन बेचना पड़ा या फिर गिरवी पे रख दिया, यानी कि दोस्तों आप उनको बांधा देना पड़ा जमीन को। तो इस तरह से एक महामंदी आई थी, उनका यहाँ पे व्याख्या करना था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। क्या दोस्तों, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। देखिए क्या कहते होते, भारत एक सामाजिक विविधताओं से पूर्ण देश है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म तथा समुदाय के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शारीरिक क्षमता, समानता, रूप रंग अलग अलग है। तो देखिए दोस्तों यहाँ भारत देश जो है, यहाँ जाति भिन्न भिन्न है, यानी कि जाति अलग अलग जाति के हैं। तो समुदाय के लोग रहते हैं, तो यहाँ भारत देश में समुदाय के लोग फिर रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता रूप रंग अलग अलग है। तो सभी व्यक्तियों का रंग रूप जो है, शारीरिक क्षमता जो है सबका अलग अलग है। तो आगे क्या कहता है देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शारीरिक क्षमता, ये हम लोग देख लिए। सभी का व्यवसाय, पढ़ाई के विषय, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियां अलग अलग होती हैं। इनका चुनाव लोगों की अपनी पसंद पर निर्भर करता है। इन्हीं सामाजिक विद्रोह के कारण सामाजिक समूह बनते हैं। जब सामाजिक असमानताएं विद्रोह का रूप ले लेती है तो सामाजिक विभाजन हो जाता है। तो चलिए आप लोग अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 42 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है, राजस्थान का शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। तो कहाँ दोस्तों, राजस्थान। तो राजस्थान का शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल संग्रह किस प्रकार किया जाता है, यह आपको बताना है। देखिए उत्तर है आपका, राजस्थान में पानी की भारी कमी होती है। तो राजस्थान में बालू है दोस्तों, तो वहाँ वर्षा कम होती है और वहाँ पानी की बहुत भारी कमी होती है, क्योंकि वहाँ उचित वर्षा नहीं होती है। इसलिए राजस्थान में जल संरक्षण के लिए लोग भूमिगत टैंकों का प्रयोग करते थे। इसे मुख्य रूप से घर के आंगन में बनाया जाता था। तो वहाँ राजस्थान में टैंकों का प्रयोग करते थे और उसे आंगन में बनाया जाता था। यह भूमिगत टैंक पाइपों से जुड़ा होता था। तो भूमिगत टैंक जो पाइपों से वह जुड़ा होता था और पाइप छत से जुड़े होते थे, ताकि बरसात का सारा पानी इन पाइपों के सहारे टैंकों में जमा हो जाए। तो जो छत में पाइप लगा दिया जाता था और नीचे जो टैंक बना हुआ होता था आंगन में, तो जो छत का पानी होता था वो सीधा आके आपका टैंक बना हुआ था उसमें जमा होता था। राजस्थान में लोग छत पर भी वर्षा जल संग्रह
करते थे। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों को वर्षा वाले भंडारण क्षेत्र बदल दिया जाता था। इस प्रकार से जल का संरक्षण किया जाता था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, 43 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है, चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो जो चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं यानी कि उनका जरूरतों का क्या क्या जरूरत हो उसे वर्णन करना है। तो देखिए आपका उत्तर क्या कहता है। चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। तो हम लोग पता ही होगा कि दोस्तों भारत चावल का एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसे उगाने के लिए दो आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। तो देखिए पहला क्या कहता है, 25 सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना जरूरी है। तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी कि धूप आवश्यक है। देखिए दूसरा कहता है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा का होना। तो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा का होना आवश्यक है। तीसरा कहता है जलोढ़ और दमोट मिट्टी का होना जरूरी है। तो जलोढ़ मृदा और दोमट मृदा। चौथा कहता है उष्ण और आर्द्र जलवायु होना जरूरी है। देखिए चौथा पांचवा कहता है आपका समतल भूमि होनी चाहिए ताकि ज्यादा दिनों तक पानी इकट्ठा रहे। तो समतल भूमि रहेगी तभी आपका पानी जो है भूमि में रहेगा, नहीं तो आपका ढलानू अगर जमीन रहेगा तो जमीन में जिस खेत में आप धान की खेती कीजिएगा उसमें पानी ही नहीं रहेगा तो फिर धान नहीं होगा। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर का आपका कहता है, देखिए छठा पॉइंट, आवश्यकताओं पड़ने पर सिंचाई का प्रबंध। यानी कि जब पानी ना हो तो उसे सिंचाई के लिए होना चाहिए जिससे कि उसमें पानी का उपलब्ध किया जा सके। तो चलिए आप लोग अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 44 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, वस्तु विनिमय की कठिनाई का वर्णन करें। तो वस्तु विनिमय के बारे में मैं पहले ही बताया हूँ दोस्तों। तो यहाँ उनका कठिनाइयों का वर्णन करना है। तो पहले मुद्रा नहीं था तो दोस्तों बहुत ही कठिनाई होता था वस्तुओं लेने में, या फिर अपना ज़रूरतमंदों का जो भी वस्तुएं थे उनको लेने में बहुत ही सारी कठिनाइयाँ होती थी जब पैसाएं नहीं थी। तो अभी मुद्राएं जो आ गई तो अभी पहले से आसान हो गया। तो देखिए उत्तर आपका क्या कहता है, वस्तु विनिमय की कठिनाई निम्नलिखित है। तो वस्तु विनिमय का कठिनाई निम्नलिखित है, अनेक है। तो पहला क्या है, देखिए दोहरे संयोग का अभाव। इसी प्रणाली में व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति की खोज में भटकाना पड़ता है जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु और वह व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले में स्वयं उस मनुष्य की वस्तु लेने को तैयार हो। दूसरा कहता है कि मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का कोई एक माप नहीं होता जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु के मूल्य को विभिन्न वस्तुओं से तुलना नहीं किया जा सकता। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी वस्तु का अधिक मूल्य ओकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 45 नंबर, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिए विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। तो विभिन्न विभिन्न यानी कि अलग अलग देशों के बीच परस्पर संबंध यानी कि संबंध होना चाहिए, जुड़ा एक दूसरे से संबंध, और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपका प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास के कारणों को लिखें। तो प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास के कारणों को लिखना है। देखिए उत्तर है आपका एक बड़े बांध के निर्माण और खनन जैसे मानव गतिविधियों से बड़े पैमाने पर वनों की ह्रास होती है। ह्रास नहीं, यहाँ पे ह्रास होना चाहिए, ह्रास होती है जिससे वनस्पतियों और जीवों के लिए जगह के साथ साथ भोजन की स्रोत कम हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास होता है। तो चलिए हम लोग 46 नंबर का प्रश्न भी देख लिया और 8 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लिए लघु उत्तरीय का। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका इन 4 प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसमें आपको एग्जाम में 6 प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन आपको 4 प्रश्न का ही आंसर देना होगा। ये आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा, एक प्रश्न 5 नंबर का रहेगा, टोटल आपका 20 नंबर का रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 1921 में असहयोग आंदोलन में
शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाई और बताइए कि वे आंदोलन में क्यों शामिल हुए। तो उत्तर देखिए, 1921 में असहयोग आंदोलन में भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। आंदोलन में शामिल प्रमुख सामाजिक समूह निम्नलिखित थे। तो देखिए पहला क्या है। तो पहला देखिए, शिक्षित मध्य वर्ग। शहरों में शिक्षित मध्य वर्ग ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। शिक्षित वर्ग आंदोलन में शामिल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बराबर पढ़े लिखे अंग्रेज उनके अफसर बन जाते थे। भारतीय लोगों को वेतन भी अंग्रेजों के मुकाबले कम मिलता था। वे केवल क्लर्क ही पैदा होते थे और क्लर्क ही मर जाते थे। इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण शिक्षित वर्ग अंग्रेज सरकार का विरोध था। तो देखिए आपका दूसरा पॉइंट क्या कहता है। व्यापारी वर्ग। बहुत से स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापारी वर्ग पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अंग्रेज सस्ते दामों पर कच्चा माल ब्रिटेन ले जाते थे और वहां से तैयार माल कर अधिक कीमत पर भारत में बेचते थे। भारतीय व्यापारियों को इससे बहुत नुकसान होता था। देखिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तो दोस्तों देखिए तीसरा पॉइंट कहता है सामान्य जनता। तो असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था क्योंकि आम जनता ने विदेशी कपड़ों तथा चीजों का बहिष्कार किया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। आम जनता अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी हो चुकी थी, इसलिए उसने बढ़ चढ़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए एक युक्तिपरक एक नैतिक कारण बताइए। तो देखिए क्या है युक्तिपरक कारण। युक्तिपरक कारण वे हैं जो सोच समझकर लिया गया तर्क होता है और उन्हें लगभग हानि को सामने रखकर अपनाया जाता है। पहला देखिए, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। दूसरा, यह भेदभाव कम करती है। और तीसरा है देखिए आपका विभिन्न विविधताओं को अपने में समेट लेती है। और चौथा आपका सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 49 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक उपयोगी है कैसे। तो सड़क परिवहन और रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक उपयोगी है कैसे आपको बताना है। तो देखिए उत्तर है सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। पहला देखिए, सड़क मार्गों का निर्माण रेल मार्गों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। सड़क मार्गों के रख रखाव में भी बहुत कम खर्च होता है। इनके निर्माण में कम समय, कम श्रमिक, कम पूंजी तथा कम तकनीकी की आवश्यकता होती है। देखिए दूसरा क्या कहता है, किसी भी प्रकार की आकृति वाले रास्तों पर सड़क निर्माण संभव है, जबकि रेलमार्ग को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो देखिए आपका तीसरा पॉइंट क्या कहता है। सड़कें व्यक्ति को उसके दरवाजे तक छोड़ सकती है, जबकि रेल निर्धारित स्टेशनों पर ही रुकती है। चौथा पॉइंट आपका कहता है सड़कों के माध्यम से निर्माण केंद्रों में उत्पादित उनके वस्तुएं उपभोक्ताओं तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचा दी जाती है। इसमें माल को बार बार लादना उतारना नहीं पड़ता है। पांचवा पॉइंट कहता है आपका सड़क मार्गों पर संचालित वाहनों का उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है। इसके विपरीत रेलों का संचालन नियम समय पर ही होता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपको 50 नंबर का क्वेश्चन का तरह दोस्तों हम लोगों का आज का लास्ट प्रश्न है। अगर मैं कहीं पे मिस्टेक किया हूँ तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, उसका मैं सोल्यूशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर
कर दूंगा। तो चलिए, मिस्टेक हुआ होगा तो कहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाती है, उदाहरण लेकर समझाएं। तो उदाहरण देकर समझाना है। देखिए उत्तर क्या कहता है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह सुलझाती है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है, जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का उपयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत का खत्म कर देती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 50 नंबर का क्वेश्चन भी देख लिए। इस तरह से हम लोग 20 सब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व किए। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और दोस्तों मैं कहीं भी मिस्टेक किया हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा, उसका मैं सोल्यूशन कमेंट सेक्शन में कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।